बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिग केमिस्ट्री की क्लास है, चैप्टर 5 है, स्टेट ऑफ मैटर 2 है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आज हमारा टॉपिक है इंटर इंटर मालिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारा टॉपिक है। यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें डिटेल से देखनी है ताकि ये सारी बातें आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ कि पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बॉन्ड क्या है। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड एक्चुअली अट्रैक्शन को कहते हैं। अट्रैक्शन को क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स में भी बॉन्ड्स मौजूद हैं। इसी तरह ह्यूमन बीइंग्स के रिश्ते होते हैं, पेरेंट्स के साथ इनके बॉन्ड होते हैं, ये अपने दोस्तों के साथ इनके बॉन्ड होते हैं। ये इस बॉन्ड को क्या कहते हैं? अट्रैक्शन कहते हैं। और अगर हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड, अगर हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं? हम केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं। केमिकल बॉन्ड का मतलब है कि यहाँ हम एटम के बीच में अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं या मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन की बात हम कर रहे हैं। इसका फिर ये मतलब है कि एटम के बीच में अट्रैक्शन की बात हो रही है या मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन की बात हो रही है। और अगर एटम के बीच में अट्रैक्शन की बात हो रही है तो यहाँ हम लिखेंगे कि एटम और एटम के बीच में अट्रैक्शन होती है। दूसरी जो है वो मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन की बात हो रही है। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन की बात हो रही है और एटम के बीच में अट्रैक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ मैं साथ में लिख लूँ कि व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड? तो इसका केमिकल बॉन्ड क्या है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे द अट्रैक्शन between atoms or molecules. Attraction between atoms or molecules is called chemical bond. इसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो ये केमिकल बॉन्ड हो गया, इसको केमिकल बॉन्ड कहना है। अब अगर ये जो केमिकल बॉन्ड है ये एटम और एटम के बीच में है, अगर ये केमिकल बॉन्ड किसके और किसके बीच में है? एटम और एटम के बीच में है, तो फिर इसको कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। इनको कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। तो अब बात ये आ गई कि व्हाट इज़ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। अगर आप ये कहते हैं कि अगर ये बात समझा दी जाए व्हाट इज़ इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स अगर आप देखना चाहते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स, तो हम कहेंगे इसका जवाब क्या होगा? द अट्रैक्टिव फोर्स कहाँ? अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एटम्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स।
इंट्रामालिक्यूलर फोर्स। तो उसको इंट्रामालिक्यूलर फोर्स कहते हैं। एटम और एटम के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको इंट्रामालिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो ये एटम और एटम के बीच में अट्रैक्शन ये किस किस्म के हैं? नंबर वन में हम आयोनिक बॉन्ड, नंबर 1 में कौन सा है? आयोनिक बॉन्ड है। नंबर 2 में कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर 2 कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड। नंबर 3 कौन सा है? डेट्यू बॉन्ड। नंबर 3 कौन सा है? डेट्यू बॉन्ड। तो फिर नंबर 4 है, वो है मेटेलिक बॉन्ड। नंबर 4 जो है वो मेटेलिक बॉन्ड है। तो यहाँ पे हम अगर पहली ये बात शुरू करते हैं कि ये जो आयोनिक बॉन्ड क्या है। अगर हम यहाँ से बात शुरू करना चाहते हैं कि आयोनिक बॉन्ड क्या है, मैं इस तरफ आऊँगा कि आयोनिक बॉन्ड किसे कहते हैं। आयोनिक बॉन्ड को अगर आप समझना चाहते हैं तो आयोनिक बॉन्ड को समझने के लिए अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड के बारे में बताएं, तो आपने कहना है द अट्रैक्शन बिटवीन मेटल and non-metal, metal and non-metal is called ionic bond। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो अट्रैक्शन है उस अट्रैक्शन को आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। आयोनिक बॉन्ड में हमेशा कैटाइन और एनाइन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अट्रैक्टिव फोर्स कहाँ होती है? कैटाइन के बीच में और एनाइन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो ये क्या है? आयोनिक बॉन्ड है। तो आयोनिक बॉन्ड में अगर मैं इसी को आगे ले जाऊँ, यहाँ से अगर मैं इसी को आगे ले जाता हूँ तो देखें आयोनिक बॉन्ड में क्या है। आयोनिक बॉन्ड में ऐसा होता है, आयोनिक बॉन्ड में ऐसा होता है, हम एक तरफ मेटल लिखते हैं, दूसरे तरफ नॉन मेटल लिखते हैं, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। अब पहली बात यह है कि ये जो मेटल है इसमें कितने प्रोटॉन है? इसमें 11 प्रोटॉन है। इस क्लोरीन नॉन मेटल में 17 प्रोटॉन्स है। तो यहाँ पे अगर मैं ये लिख दूँ, सोडियम का जो अपना नाम है वो है नेट्रियम। हम उसको पीरियोडिक टेबल में इसका नाम, जो इंग्लिश में इसका नाम है, वो सोडियम है। और इसी तरह ये जो सोडियम है, सोडियम का ये जो नीचे लिखते हैं इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो हमें एटॉमिक नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन साथ साथ दे रहा है? एटॉमिक नंबर हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसी भी एटम में अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर हमें एटॉमिक नंबर का पता चल जाता है तो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं यहाँ पे क्लोरीन लिख देता हूँ तो इसका एटॉमिक नंबर को हम Z से भी जाहिर करते हैं। ये क्या है? ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है। तो इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? इसमें ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं।
तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ। ये मैंने पॉजिटिव चार्ज लिख दिया, 17 प्रोटॉन यहाँ पे लिख दिए, और इस तरह ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब पहले मैं सोडियम का बना लेता हूँ, 11 बना लेता हूँ। पहले 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन के बाद फिर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। हर एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। हर एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। स्टेबल का क्या मतलब है? स्टेबल एटम किसे कहते हैं? स्टेबल एटम ऐसा एटम जो किसी के साथ रिएक्शन ना करे। इनर्ट एटम जो किसी के साथ रिएक्शन ना करे उसको स्टेबल एटम कहते हैं। अब एक एटम किसी के साथ कब रिएक्शन नहीं करेगा, ये हमें कैसे मालूम होगा कि क्या रिएक्शन कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस वक्त स्टेबल है या इस वक्त स्टेबल नहीं है, ये हम मालूम करना चाहते हैं। तो हमारे पास 2 रूल्स हैं। एक रूल का नाम ऑक्टेट रूल है, दूसरे रूल का नाम डुप्लेट रूल है। तो ये 2 रूल्स हैं। इन 2 रूल्स के मुताबिक हम ये डिसाइड करते हैं कि एक एटम स्टेबल है या एटम स्टेबल नहीं है। ऑक्टेट रूल का मतलब यह है कि यहाँ पे मैं एक नियॉन का स्ट्रक्चर बना दूंगा। नियॉन में 10 प्रोटॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैंने यहाँ सिर्फ प्रोटॉन बनाना है, न्यूट्रॉन नहीं बनाना है। तो यहाँ पे ये देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये देखें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे शेल में देखें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट रूल का ये मतलब है कि एटम के आखिरी शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो उसको स्टेबल एटम कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो सोडियम है इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अब ये इसी जद्दोजहद में लगा हुआ है कि इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाए। इसके लिए इसके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है तो या तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसका मतलब ये शेल ख़त्म हो गया। जब इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो शेल ख़त्म हो गया, तो फिर ये रह गया है, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन इसके पास ये है कि ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेगा, किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 7 इलेक्ट्रॉन के लेने के बाद ये ऑक्टेट रूल इसका पूरा हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे अब मैं क्लोरीन का स्ट्रक्चर बना लूँ, अगर मैं क्लोरीन का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ तो ये 17 आ जाएगा और ये इस तरह क्लोरीन का स्ट्रक्चर हो गया है। अब ये देखें, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, इसको 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब हम कैसा डिसाइड करेंगे कि कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है? हमने इन प्रोटॉन्स की तादाद को देखनी है, देखिए यहाँ पे 11 प्रोटॉन्स हैं।
यहाँ पे 17 प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे 17 प्रोटॉन्स हैं, तो प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं। जब प्रोटॉन 17 प्रोटॉन ज़्यादा है, 11 प्रोटॉन कम है, तादाद में कम है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ ज़्यादा है। यहाँ पे 17 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 11 पॉजिटिव चार्ज है। अब ये 17 पॉजिटिव चार्ज इस एक इलेक्ट्रॉन को छीन लेते हैं। ये 11 पॉजिटिव चार्ज इस 7 इलेक्ट्रॉन को नहीं छीन सकता, क्योंकि ये पावरफुल है। कौन पावरफुल है? ये क्लोरीन पावरफुल है। क्लोरीन के पावरफुल होने की वजह से ये क्लोरीन क्या करेगा? इस एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। इसके खींचने की वजह से अब जो नई शक्ल बन रही है वो ऐसी बनेगी, 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे बन गए। यहाँ जो नई शक्ल बन रही है वो ऐसे बनेगी, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे बनेगी। अब देखें पहले क्या था? पहले था जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स थे, जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज है। 2, 8, 10, 10 और 1, 11। पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे और साथ में 11 प्रोटॉन भी थे। इस वजह से एटम न्यूट्रल है। एटम किस वजह से न्यूट्रल है? जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से एटम न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ इस केस में देखें क्या हो गया, प्रोटॉन तो 11 है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन देखें, इलेक्ट्रॉन 10 है। इलेक्ट्रॉन की तादाद कम है, प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा है। कितने प्रोटॉन्स की तादाद ज़्यादा है? 1 प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। फिर इस केस में देखें, यहाँ पे जितने प्रोटॉन हैं उतने ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, यहाँ पे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये दोनों न्यूट्रल हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से ये न्यूट्रल हो गए हैं। फिर ये क्या होता है? फिर ये इसने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। इसके एक इलेक्ट्रॉन के लेने की वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज 18 हो गया है, यहाँ पे 18 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे 17 पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पे क्या इजाफी आ गया है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इजाफी आ गया है। अब ये देखें, इसके इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से ये स्टेबल हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से ये स्टेबल हो गया। अब आप ये पूछेंगे कि ये स्टेबल तो हो गया है, तो फिर ये एक दूसरे को के साथ क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि इनका मिलने का असल मकसद तो ये था कि ये स्टेबल हो जाए। हर एटम दूसरे एटम के साथ सिर्फ एक मकसद पूरा करने के लिए मिलता है। वो मकसद ये है, हर एटम अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, अगर उसमें एक से ज़्यादा शेल मौजूद है। जब इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, फिर ये मज़ीद किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ये मज़ीद किसी के साथ नहीं मिलते हैं। तो ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। अब सवाल ये आता है, फिर ये आपस में क्यों मिल रहे हैं? इसलिए मिल रहे हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं, और इस बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं कोवलेंट बॉन्ड की तरफ कि कोवलेंट बॉन्ड क्या है। कोवलेंट बॉन्ड को समझने के लिए यहाँ पे मैं अगर ये लिख दूँ कि व्हाट इज़ कोवलेंट बॉन्ड, व्हाट इज़ कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? तो हमने लिखना है कि आंसर में लिखना है द अट्रैक्टिव फोर्स between नॉन मेटल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है
एट्रैक्टिव फोर्स को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि अब ये कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। पहले तो इस बात की डिस्कशन हुई है कि ये आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है। अब हम इस तरफ जा रहे हैं कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये कैसे बनता है। कोवलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। ये नॉन मेटल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स का आपस में ये देखें, ये सेम नॉन मेटल्स हैं, ये देखें ये डिफरेंट नॉन मेटल्स हैं, इनके आपस में बॉन्ड बनता है। इस बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब ये बॉन्ड कैसे बनता है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो है ये हाइड्रोजन है, ये मैंने लिख दिया है, ये हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन का अगर मैं एटॉमिक नंबर लिखना चाहता हूँ तो 1 लिखूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन हैं, 1 प्रोटॉन है। तो 1 प्रोटॉन है, इसलिए यहाँ मैंने बना दिया है 1 प्रोटॉन बना दिया, और साथ में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बना दिया है। अब दूसरी तरफ भी ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 प्रोटॉन हो गया, और ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ देखें, इसको पहला शेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पहला शेल कहते हैं। पहले शेल को स्टेबल बनाने के लिए फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है। पहले शेल को स्टेबल बनाने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर पूरे हो जाते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के पूरे हो जाने की वजह से वो जो है वो स्टेबल हो जाता है। फिर इस रूल को फिर डुप्लेट रूल कहते हैं। डुप्लेट रूल क्या है, डुप्लेट रूल ये है, अब देखें ये मैंने हीलियम बना दिया, हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसमें कितने प्रोटॉन हैं, 2 प्रोटॉन हैं, और इसमें बस सिर्फ एक ही शेल है, तो इस एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर किसी भी ऐसा छोटा सा एटम जिसमें बस सिर्फ एक शेल मौजूद हो तो वो अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है। वो स्टेबल बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, उसको बस उसके पहले शेल में बस सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसके पहले शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो इनके पूरे हो जाने की वजह से ये स्टेबल हो जाता है। अब ये हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल करना चाह रहा है। जब हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल करना चाहता है तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन ये है, इस दूसरे हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन ये है। अब ना ये लॉस कर सकता है ना ये गेन कर सकता है, क्योंकि ये दोनों सेम एटम है। जब सेम एटम होते हैं तो इनके पावर सेम होते हैं। जब एटम सेम होते हैं तो इनके पावर सेम होते हैं। इलेक्ट्रॉन खींचने की जो पावर है वो सेम होती है, उसके सेम होती है। इस वजह से ना ये इलेक्ट्रॉन इसको दे सकता है ना इसका इलेक्ट्रॉन ले सकता है। बिल्कुल इसी तरह ये दूसरा भी इसका इलेक्ट्रॉन ना ले सकता है ना अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये फिर क्या करते हैं, ये दोनों जो है ये शेयरिंग करते हैं। ये दोनों इस तरह शेयरिंग करते हैं, इस तरह शेयरिंग करते हैं, और ये मैं एक मिलती जुलती एक शक्ल बना दूंगा जो एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन आपको बात आसानी से समझ में आ जाएगी। अब ये इस तरह का एक दोनों आपस में मिल गए हैं। इन दोनों का आपस में मिल जाने की वजह से ये जो बॉन्ड बना है इसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये कोवलेंट बॉन्ड इस तरह बन जाता है कि म्यूचुअल शेयरिंग आपस में कर रहे होते हैं तो इनका कोवलेंट बॉन्ड आपस में बन जाता है।
फिर हम आते हैं डेटिव बॉन्ड के तरफ। डेटिव बॉन्ड क्या है? डेटिव बॉन्ड आप जानना चाहते हैं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, व्हाट इज डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड के बारे में आपको मालूमात दी जा रही हैं। दी म्यूचुअल शेयरिंग of electrons in which one atom share lone pair of electrons with electron deficient atom। इसको कहते हैं डेटिव बॉन्ड। अब इसका क्या मतलब है डेटिव बॉन्ड का? इसमें ऐसा होता है, ये मैं यहाँ पे डेटिव बॉन्ड बना रहा हूँ। ये डेटिव बॉन्ड में ऐसा होता है कि ये क्या करते हैं, ये जो है, ये फर्ज कर लेते हैं ये बोरॉन है और इस बोरॉन में एक फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है और 3 फ्लोरीन है। बोरॉन के सराउंडिंग में देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 6 हो गए हैं। ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। हालांकि ऑक्टेट रूल्स के मुताबिक ये अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे हैं। इसको स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए अब इसको कितने की ज़रूरत है? 2 और इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी चल रही है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें डेफिशिएंट है। तो यहाँ पे मैंने ऐसा किया, ये मैंने नाइट्रोजन इसके साथ लिख दिया, इसके साथ लिख दिया, इसके साथ लिख दिया। यहाँ पे देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर कहते हैं। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर कहा जाता है। ये अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर कर लेता है। इसके साथ शेयर करने की वजह से ये एक नया बॉन्ड बन जाता है। इस नए बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड कहते हैं। तो इस डेटिव बॉन्ड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के शेयर होने की वजह से जो बॉन्ड बना है वो डेटिव बॉन्ड कहलाता है। नेक्स्ट में अगर मेटेलिक बॉन्ड की नॉलेज आपको चाहिए कि मेटेलिक बॉन्ड क्या है, तो मैं यहाँ पे ये लिखूँगा कि व्हाट इज़ मेटेलिक बॉन्ड। व्हाट इज़ मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड के बारे में बताना है तो इसका जवाब ये है, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन nucleus of atom and electron C is called metallic bond। तो ये फिर क्या कहलाएगा? ये फिर मेटेलिक बॉन्ड कहलाता है। अब सवाल ये आ गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन सी है ये क्या चीज़ है। इलेक्ट्रॉन सी आप मालूम करना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन सी ये है कि ये एटम, मैं यहाँ पे गोल दायरे जो बना रहा हूँ इसको हम सपोज कर लेते हैं ये मेटल के एटम है। ये एटम है मेटल के, ये मेटल के एटम है। अब ये जो मेटल के एटम है
ये यहाँ पे ये इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरह फ्रीली घूम रहे होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन सी भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सी भी कहा जाता है। अब न्यूक्लियस के बीच में और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस के बीच में और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को मेटालिक बॉन्ड कहा जाता है। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। अभी तक तो हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये बताना था कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स किसे कहते हैं। अब मैं आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बताने जा रहा हूँ। जब मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है, इस अट्रैक्शन का नाम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इस अट्रैक्शन को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स एटम और एटम के बीच में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में होता है। मॉलिक्यूल हमारे पास इस फोर्स का दूसरा नाम भी है, वो है वैन डर वाल्स फोर्स। इसको कहते हैं वैन डर वाल फोर्स। तो वैन डर वाल फोर्स आर वीक फोर्स। अब ये पहली बात ये याद कर लो आप, वैन डर वाल फोर्स आर वीक फोर्स। कैसे वीक फोर्स? एज कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये फोर्स याद कर लो कि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? ये वीक फोर्स है। इसको वैन डर वाल फोर्स भी कहा जाता है। वैन डर वाल फोर्स। जितने भी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आम तौर पे, जैसा कि बॉइलिंग पॉइंट हो गया, जैसा कि वेपर प्रेशर हो गया, जैसा कि सब्लिमेशन हो गया, और इसी तरह इवेपोराइजेशन हो गया। इवेपोराइजेशन है, सरफेस टेंशन है। ये सारी चीज़ें जो हैं, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये जो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती है ऑन किस पर? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर ज़्यादा है तो ये प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर ज़्यादा होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर कम है तो ये प्रॉपर्टीज़ कम होती हैं। यानी एक लिक्विड है, वो हम ये देखना चाहते हैं कि वो जल्दी बॉयल करेगा या देर से बॉयल करेगा। इसके लिए हमने क्या करना है? इसके लिए हमने ये देखना है कि इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो ग्रेटर होता है। इसी तरह अगर हम ये देखना चाहते हैं कि कोई चीज़ तेज़ी से वेपर्स में तब्दील हो रही है, नहीं हो रही, किसी चीज़ का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है या कम है, अगर हम ये देखना चाहते हैं, ये देखने के लिए अब हमने क्या करना होगा? तो हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखनी है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ग्रेटर है
तो उसके ग्रेटर होने की वजह से वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। इसी तरह इवेपोरेशन है, कोई चीज़ जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है, जैसा पेट्रोल है, पेट्रोल जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, पानी उस तेज़ी से वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा है जिस तेज़ी से पेट्रोल वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब इसका क्या मतलब हमने लेना है? इसका मतलब हमने ये लेना है कि इस इवेपोरेशन में इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक फोर्स है। पेट्रोल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है, इस वीक होने की वजह से पेट्रोल जल्दी वेपर्स में तब्दील हो रहा है। पेट्रोल के जल्दी वेपर्स में तब्दील होने की वजह क्या है? वजह यह है कि पेट्रोल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है। अब इसी तरह सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, गाढ़ापन। विस्कोसिटी गाढ़ापन को कहते हैं कोई लिक्विड क्यों गाढ़ा होता है, कोई लिक्विड पतला क्यों होता है। लिक्विड के गाढ़ा होने की वजह या लिक्विड के पतला होने की वजह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या हो जाता है, कोई लिक्विड गाढ़ा बन जाता है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो लिक्विड क्या हो जाता है, वो पतला हो जाता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसकी मज़ीद तफसील, पूरी अक़साम और टाइप्स कहाँ होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं, किस तरह होते हैं, आज मैंने आपको इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ाया है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ाऊँगा। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स में क्या होता है, एटम और एटम के बीच में अट्रैक्शन है, तो ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। आयोनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, डेटिव बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहलाते हैं। आयोनिक, अब इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहाँ होता है, एटमों के दरमियान में होता है। एटमों के दरमियान में है तो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है। आयोनिक बॉन्ड क्या है, अगर मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो वो आयोनिक बॉन्ड हो जाएगा। नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो वो कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। और इसी तरह अगर लोन पेयर, अगर लोन पेयर, ये लोन पेयर है, लोन पेयर अगर डोनेट कर रहा है, लोन पेयर अगर शेयर कर रहा है, लोन पेयर के शेयर करने की वजह से, लोन पेयर के डोनेट करने की वजह से जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे ये लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर इसको दे रहा है, ये डेटिव बॉन्ड है। इसी तरह फिर हम मेटेलिक बॉन्ड के तरफ आ जाते हैं। मेटेलिक बॉन्ड में ये होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन सी है। इलेक्ट्रॉन सी क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो किसी मेटल में, ये सिर्फ मेटल में इलेक्ट्रॉन सी होते हैं, मेटल के अलावा इलेक्ट्रॉन सी नहीं होते हैं। तो मेटल में इलेक्ट्रॉन सी होते हैं, इसी इलेक्ट्रॉन सी को प्लाज्मा भी कहते हैं, इसी इलेक्ट्रॉन सी को प्लाज्मा भी कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन सी है, प्लाज्मा की एक और डेफिनेशन है, वो गैसियस फॉर्म में है, लेकिन अगर आप प्लाज्मा ही के डेफिनेशन के अंदर देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको ये भी नज़र आ जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो मेटल्स में मौजूद हैं, उनको भी प्लाज्मा कहा जाता है, उनका दूसरा नाम प्लाज्मा है। तो न्यूक्लियस और प्लाज्मा के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन सी के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, उस अट्रैक्टिव फोर्स को मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। यहाँ तक तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स हो गया। अब हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के तरफ आना है। ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ये वीक फोर्स है, इसको वैन वाल फोर्स भी कहते हैं। जितनी भी लिक्विड की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वैन वाल फोर्स पर डिपेंड करती हैं। अगर वैन वाल फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन तेज़ी से नहीं होगा, सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा।
विस्कोसिटी, गाढ़ापन, लिक्विड का गाढ़ापन ज़्यादा होगा, ये वैन डर वाल फोर्स पे डिपेंड करता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम ख़त्म कर रहे हैं। अगला लेक्चर हम फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की जो तफसील है हम इसको स्टार्ट करें।